यही ब्रांड के ऊपर अगर आप टोयोटा लगा दोगे, ये 40 लाख की, 30 लाख, 35 लाख की, तो अननेसेसरी ब्रेक भी मार दिया ना आपने, जाम हो जाएगी। हाँ, मैंने कहा यार इसमें Z8 के सारे वो फीचर्स हैं जो मुझे अलग से मार्केट में लगवाने पड़े। हाँ, ये है कि इसमें थोड़ा सा पीछे जो इसकी लास्ट स्पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखो बच्चे तो मेरे एंजॉय करते हैं बॉडी रोल को, वो दिल कब टूटा सबका जब ऑस्ट्रेलिया की एनकेप रेटिंग आई। देखो ऐसे माइलेज का जो लोग बॉदर करते हैं ना, वो बॉदर करना भी जरूरी है। ये शोयर है, आपको कंट्रोल करना है, आपको चलाने से ज्यादा इसको रोकना है। तो लोग ना बहुत कंफ्यूज थे, Z6 और Z8 में बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि दोनों में 2.5 लाख का बड़ा गैप। तो ये आप कह लो टार्ज़न द वंडर कार है, रात में कुछ और है, दिन में कुछ और है। हेलो दोस्तों, आज के टाइम पे इंडियन कार मार्केट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस कार को लेके है, तो वो है स्कॉर्पियो एन, द बिग डैडी ऑफ एसयूवी, जिसमें कि खासकर ज्यादा कंफ्यूजन रहती है Z6 वर्सेस Z8 को लेके। तो भाई कंपनी ने लॉन्च किया है Z8 सिलेक्ट करके, जिसमें कि आपको फीचर कुछ मिल जाते हैं Z8 वाले और प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है आपको Z6 वाली। पर यार अभी भी कुछ लोग हैं जो कि Z8 सिलेक्ट को लेके कंफ्यूज है कि भाई उनको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो हेलो टीम आर के, मेरा नाम है नितिन। भाई स्कॉर्पियो से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है, क्वेरीज आज कंप्लीटली दूर हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो उससे पहले कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना इस वीडियो को लाइक। तो इस मुहिम के साथ कि भाई आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार, बुलाते हैं इस कार के ओनर को, मिस्टर हरप्रीत जी को। हाय। तो हरप्रीत जी कैसे हैं आप? बस ठीक एकदम। तो वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे प्यारे व्यूअर्स जानते हैं कि भाई हम अपने हर एक ओनर को एक छोटा टोकन ऑफ लव देते हैं। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपको। थैंक यू। तो हरप्रीत जी एक छोटा सा ना इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। ठीक है, मेरा नाम हरप्रीत सिंह वालिया है, मैं आईटी कंपनी में हूँ और मेरी कंपनी मुंबई में है और मेरा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। ओके, तो मैं यहीं से काम करता हूँ। ओके, तो अब आते हैं इस कार पे। ये कार का कौन सा वेरिएंट है और कितने की आपको पड़ेगी? ये गाड़ी जो है ये है स्कॉर्पियो Z8 सेलेक्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक और ये मुझे ऑन रोड पड़ी है 21,40,000 की। ओके, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं इसमें। तो हरप्रीत जी 20-22 लाख यार, इतना सारा कंपटीशन है। मतलब आपको XUV 700 मिल जाएगी, आपकी हाई क्रॉस शुरू हो जाएगी, ये है और फलाना ढिकाना बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो यार यही क्यों ली? देखो ऐसा है ना, हर गाड़ी का लेने का एक पर्पस अलग है, उसका सेगमेंट अलग है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप गाड़ी जो ले रहे हो क्यों ले रहे हो, उसका पर्पस क्या है। मुझे ये गाड़ी लेनी थी ताकि मैं एक ऐसी गाड़ी लूं जो मैं वीकेंड्स पे या छुट्टियों पे लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जा सकूं। मेरी रनिंग ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ बच्चों को घुमाने के लिए और ये जॉय राइड के लिए है गाड़ी, तो मुझे कोई और यूज है नहीं। तो अगर साल में 2-4 बार मुझे बाहर जाना पड़े लॉन्ग ट्रिप्स पे, तो मुझे एक ऐसी रिलायबल कार चाहिए थी जो कि इतनी सॉलिड गाड़ी हो कि जो आपको कहीं चलाने में कॉन्फिडेंस रहे। तो इसमें जो सबसे मेन है ना, इसमें आपकी लेदर फ्रेम चेसी है, रियर व्हील ड्राइव है और 2 लीटर का इंजन है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप कोई और गाड़ी सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो हरप्रीत जी को 20 लाख में जो चीज चाहिए थी, लेदर ऑन फ्रेम है ना, और रियर व्हील ड्राइव और पावरफुल लीटर, तो ये बाकियों में आपको नहीं मिल रहा था। देखो बाकियों में ना ऐसा है कि जो दूसरे ब्रांड की गाड़ियां हैं ना, आप देखो कि कहीं पे भी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा आपको, या फिर टर्बो कर देते हैं, टर्बो कर देते हैं, ठीक है, वो टर्बो तो इसमें भी है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको ना एक पावर नहीं मिलती गाड़ी में। पहला फैक्टर तो ये है, गाड़ियां बहुत महंगी हैं, 30 लाख क्रॉस कर जाती हैं गाड़ियां। बाहर के ब्रांड्स हैं, मैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने सब देखे हैं, मतलब 2 साल मैंने खूब रिसर्च करी है। एक तो मैं इतनी महंगी गाड़ी लूँ, 30 लाख की गाड़ी लूँ, उसका इंजन सबसे छोटा लूँ 1.5 लीटर का, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर यह है कि उनकी मोनोकॉक बॉडी होती है, तो मुझे चाहिए थी लेदर फ्रेम चेसी। लेदर फ्रेम चेसी से क्या है कि आप जब भी आर्टिकुलेशन करते हो, उल्टी सीधी जगहों पे जाते हो, तो आपको ये डर नहीं रहता ट्विस्ट एंड टर्न्स में गाड़ी कैसे आर्टिकुलेट कर रही है। एक तो वो है। रियर व्हील ड्राइव होने का फायदा ये रहता है कि आपका वेट सारा पीछे रहता है और फिर हिल्स वगैरह पे चलाने में आपकी गाड़ी बिल्कुल मैक्सिमम ट्रैक्शन जो दे सकती है वो देगी, वो आपको फ्रंट व्हील से नहीं मिलेगी। तो XUV 700 भी रिजेक्ट करने का मेरा सिर्फ यही रीजन था, जबकि वो गाड़ी बहुत अच्छी है, उसका पर्पस अलग है, उसका क्लाइंट बेस अलग है, वो सिर्फ आपकी कंफर्टेबल हाईवे पे ड्राइव करने के लिए है। लेकिन ये मुझे गाड़ी चाहिए थी कि मैं हाईवे प्लस आपका रफ रोड और हिली एरिया ऐसी जगहों पे, मैं ऑफ रोडिंग नहीं कह सकते उसको फुल, लेकिन एक मिनिमल ऑफ रोडिंग टाइप कर सकूं मैं। सर इसी गाड़ी पे आते हैं, तो ये जो Z8 सिलेक्ट वेरिएंट आया, तो लोग ना बहुत कंफ्यूज थे। Z6 और Z8 में बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि दोनों में 2.5 लाख का बड़ा गैप था और Z4 में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जब आई तो Z8 वाले कुछ फीचर्स में मिल गए। तो मतलब ये जो व्यूअर्स जो परेशान है इसके Z8 4 3 2 1, इसकी कहानी एक बार बता दो। ये कहानी खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। कहानी खत्म ऐसे कर देते हैं, मैं अपना ही आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे लेनी थी गाड़ी, आपको बता दी, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ही थी और मेरा बजट था 20 लाख का, 20 लाख से ऊपर का बजट नहीं था मेरा, ठीक है। तो जब मैंने गाड़ियां सेलेक्ट करनी शुरू करी, मेरे पास Z4 और Z8 दो ही ऑप्शन थे पेट्रोल में। Z6 सिर्फ डीजल में आती है, तो मैं उसको आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे लेनी ही ऑटोमेटिक में थी, तो Z4 थी 20 लाख की,
Z8 थी 28 लाख, Z4 थी 20 लाख की, और Z8 थी 24 लाख की। 4 लाख का डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिखेगा। अब उसमें मुझे 4 लाख में ऐसे फीचर्स चाहिए मिल रहे थे जो कि मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट थे फीचर। ठीक है, बेसिक आपको बताता हूँ, रिवर्स कैमरा उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें सनरूफ तो चलो छोड़ो, तो सनरूफ तो ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, डे रनिंग लाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंटीरियर उसका आ जाता है सॉफ्ट टच वाला, सीट्स अच्छी आती हैं। ठीक है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, Z4 लेने के बाद सारा काम बाहर से करवाते हैं, सब पॉसिबल है, लेकिन उसमें जो सब कुछ खुल जाता है ना कार का, वो फिर आप वो देख नहीं सकते, और प्लस वारंटी जाने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये सब मैंने कहा ये गाड़ी मैं खरीद के घर लाके खड़ी करना चाहता हूँ कि मैं करोल बाग या दुकानों पे जाके बैठा रहूँ, कपलर खेलूं है, हाँ खेलता रहूँ मैं, और फिर गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही बैठा रहूँ, तो मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना था। तो हरप्रीत जी अब आते हैं इसके दिल और फेफड़ों पे। इसका 2 लीटर का इंजन जो कि 200 bhp तो 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो पावर में क्या हाल है इस गाड़ी का? पावर में तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, पावर में तो ऐसा है कि ये गाड़ी भरी बैठी है पावर से। अच्छा, मतलब शेर है क्या? आपको इसको कंट्रोल करना है। ये शेर है, आपको कंट्रोल करना है, आपको चलाने से ज्यादा इसको रोकना है। अच्छा, ठीक है, ये तो बस भागती है, इसको बस मौका दे दो, ये तो सीधा गोली बन जाएगी, रॉकेट बन जाएगी, लेकिन आपको उसको दबा दबा के ब्रेक लगा लगा के चलाना है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं स्विफ्ट चलाता था, ऑटोमेटिक है वो भी मेरी, तो उसको तो एक्सीलेटर दबा दबा के आपको भगाना पड़ता है। इसको एक्सीलेटर को तो दबाना ही नहीं है। जब आप ट्रैफिक में गाड़ी निकालते हो, अपने घर से निकालते हो, स्टार्टिंग में ट्रैफिक मिलता है आपको, तो उसमें क्या है कि आपको हल्का हल्का एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, और गाड़ी तो एकदम भागती है, तो आपको उससे ज्यादा ब्रेक लगानी पड़ती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं, जैसे कि ये ऑटोमेटिक कार रहने वाली है आपकी, तो जब आप उसको इनिशिएट करते हो, चलाते हो या फिर शिफ्ट करते हो, उसका लाइक जो गियर नॉब है, रिवर्स से ड्राइव या पार्किंग, तो स्मूथनेस है या थोड़ा लैगी है? स्मूथनेस है, कोई लैगी नहीं है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। बल्कि कभी बार तो ऐसा होता है, अगर आपने गलत गियर डाल दिया ना, तो आपने एक्सीलेटर ब्रेक पे पैर रखा है, जरा सा ब्रेक छोड़ोगे नहीं कि तो 1-2 फुट आगे खिसक जाती है गाड़ी। तो अगर आपने बहुत टाइट जगह पे गाड़ी पार्क कर रखी है ना, मेरे आगे जैसे गाड़ी खड़ी रहती है मेरी अपनी दूसरी, और मैंने रिवर्स गियर लगाया नहीं, उसकी बजाय मैंने फॉरवर्ड का लगा दिया, वो सीधा गाड़ी 1.5 फुट आगे निकल जाती है। तो हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ते ही, ब्रेक छोड़ते ही एक्सीलेटर दबाओगे तब तो पता नहीं कहाँ निकल जाए। अच्छा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। जब इसमें गियर शिफ्ट होते हैं, ऑटोमेटिक कार है, तो महसूस होता है जर्क? बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो पावर जो जनरेशन है वो पहले से शुरू हो जाती है? पावर तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपको एक्सीलेटर बिना दबाए स्टार्ट करनी है, ब्रेक छोड़ते ही चल पड़ेगी, आपको तो ब्रेक मारनी पड़ती है। फिर जब आप हल्का सा दबा दोगे इसको तो भागेगी। तो ये मैं पूरी अपनी जितनी भी ड्राइव करी है ना मैंने अभी तक, मैंने हार्डली 5 से 10% ही एक्सीलेटर दबाया है इसका, और हाईवे पे मैं इसको क्रूज कंट्रोल पे डाल देता हूँ। तो हरप्रीत जी, इतनी बड़ी जब कार कोई लेता है तो मन में आता है एवरेज, कि भाई उसको ना माइलेज से थोड़ा वो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल आता है। तो हरप्रीत के लिए भाई ये क्या रहा है, माइलेज का क्या कोई इशू रहा है, या अभी तक कैसा रहा है एक्सपीरियंस? देखो ऐसा माइलेज का जो लोग बॉदर करते हैं ना, वो बॉदर करना भी जरूरी है। ठीक है, किसी किसी की ड्राइव बहुत ज्यादा है, वो माइलेज देखेगा, किसी किसी की ड्राइव इतनी कम है कि उसको माइलेज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को ऐसी जॉय राइड के लिए गाड़ी चलानी है या कैजुअल चलानी है तो मैं इतना देखूंगा नहीं, लेकिन फिर भी ये देखो आपकी इतनी भारी कार है, इतनी सॉलिड कार है, अगर आप इसको ले रहे हो, चला रहे हो, तो एवरेज तो कम होगी कंपैरेटिवली। तो मुझे इसकी एवरेज मिल रही है 10 की मिल रही है, अभी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है। ये ओवरऑल है? ओवरऑल है, सब जगह चलाई है मैंने, हाईवे प्लस सिटी प्लस जैम, ट्रैफिक जैम, सब जगह पे मैंने चलाई है, 10 की मिल रही है। लेकिन जब ये फर्स्ट सर्विस हो जाएगी और मैं इसको जिस तरीके से चलाता हूँ, इसकी एवरेज तो आराम से 13-14 तक तो मैं कर लूंगा। और कंपनी क्लेम कितना करती है? कंपनी भी इतना ही क्लेम करती है, 15 के करीब कुछ करती है। 15 से कम ही करती है, लेकिन इतना ही, मतलब 12-13 तो आपको वैसे ही दे ही देगी अगर आप कैसे भी चला लो। लेकिन मैं अगर इसको बहुत अच्छे से हार्श ना चलाऊं, मतलब एक्सेलरेशन हार्श ना करूं, ब्रेक हार्श ना लगाऊं, और एक कांस्टेंट स्पीड में मेंटेन रखूं 80-90 के बीच में, 2000 आरपीएम से ऊपर ना ले जाऊं, तो बेस्ट से बेस्ट देगी गाड़ी। और ये डिपेंड करता है ना, अगर मैं सिर्फ हाईवे पे ही चला रहा हूँ तो बेस्ट मिलेगी। अच्छा हरप्रीत जी, या स्कॉर्पियो से ना बहुत प्यार है, इसकी फर्स्ट जनरेशन से आज तक सबसे प्यार करते हैं, पर दिल कब टूटा सबका, जब ऑस्ट्रेलिया की एनकेप रेटिंग आई। वो छोड़ो, बेकार चीज को इग्नोर करो। हरप्रीत जी ने देखी तो होगी वो वीडियो? बिल्कुल, सब देखा, सब। वो देखो उसका उस टाइम पे थोड़ा डर लगा? कोई डर नहीं लगा, कोई डर नहीं लगा। मैं आपको बताता हूँ, आप ये समझो क्या है, देखो गाड़ी तो है, ठीक है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है। जब आप एडैस लगा देते हो ना, उन लोगों ने इसके ऊपर एडैस के बेसिस पे फेल किया है। अगर एडैस के बेसिस पे फेल करो, देखो अब आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, आपकी आंखों से अच्छा दुनिया का कोई एडैस नहीं है। ठीक है, आप अपनी आंखों से कार चलाओ, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के भरोसे कार छोड़ दो। आप अपने भरोसे चलाओ, गाड़ी सब सही चलेगी। उसमें एडैस की वजह से इसको फेल किया गया। तो हरप्रीत जी को कोई इशू नहीं लगता? कोई इशू नहीं है, इसमें 6 एयर बैग्स हैं।
ठीक है। इस Z8 सेलेक्ट में 6 एयर बैग्स हैं, हिल डिसेंट, हिल क्लाइंब, सब चीजें हैं, ABS, EBD, जो आप सोच सकते हो सब है इसमें। जो एक मतलब मिलना चाहिए, जो एक पैकेज। बेसिक पैकेज में मिलना चाहिए, जो कि सरकार ने मैंडेट कर रखा है, वो सब है इसमें। तो इसके बाद भी देखो, अब आप कह दो कि मैं तो 150 से ऊपर ही चलाऊंगा गाड़ी, कहीं भी चलाऊंगा, फिर तो एक्सीडेंट होगा ही ना। बस आपको इतना ध्यान से गाड़ी चलाना है कि आपको ये रेडी रखना है कि सामने वाला भी गलती कर सकता है, तो उसको आपको कंपनसेट कैसे करना है। आया बस आप अपना ख्याल रखो। हाँ, तो ये 5 स्टार रेटिंग वगैरह छोड़ो, गाड़ी तो ऑल्टो भी चलती थी, ओमनी वैन भी चलती थी, वैगनर आज तक चल रही है। वैगनर आज तक चल रही है। और सिटी के अंदर NCR में क्या एक्सीडेंट होगा आपका, 40 से ऊपर तो स्पीड नहीं मिलेगी आपको। अच्छा तो ये सब छोड़ो इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कंफर्ट और कन्वीनियंस पे चलते हैं इसके। तो वैसे तो 7 सीटर एक कार रहने वाली है, तो यार लोग ना बड़ा कहते हैं कि जो पीछे की रो है वहां से बच्चे ही बैठ पाते हैं। बिल्कुल सही बच्चे ही बैठ पाते हैं। बिल्कुल, और अभी तक आपने कितने इसमें बिठा लिया है? बिठाने के बाद क्या सी गाड़ी रही है? मैंने 7 लोग इसमें बैठा रखे पूरा हैं। अच्छा हमने यूज किया जॉय राइड में कल भी हम गुरुद्वारा रकाबगंज गए थे, रात को गए थे। 3 एडल्ट बीच में बैठे थे, 2 आगे बैठे थे और 2 बच्चे पीछे बैठे थे। तो बच्चों के लिए ही है पीछे, बड़ों के उसमें मत रहना। मैं भी, मेरी हाइट भी है 5'7" है, मैं नहीं बैठ सकता पीछे, ठीक है, तो बच्चे ही बैठ सकते तो हैं। ओवरऑल कंफर्ट एग्रीगेट पूरा करके सबका कैसा था? पूरा सबको सबने एंजॉय करा। अगर आपको प्रॉपर लेग रूम मिल रहा है, बीच में AC, तो हाई सपोर्ट वगैरह अच्छा है। AC वगैरह, हाँ, थाई सपोर्ट अच्छा है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। आप हाथ लगाओगे आपको फैब्रिक से ही पता चल जाएगा कि कितना मतलब रॉयल फीलिंग आती है उसमें। और जो ये है ना आपका मतलब AC इसका लास्ट रो में नहीं है वेंट, लेकिन ये बीच वाला अलग, उसका खुद का डेडिकेटेड कॉइल्स हैं, तो वो उसका फैन स्पीड अलग है, तो बीच वालों को भी बहुत अच्छा रहता है, आगे वालों को भी बहुत अच्छा रहता है। और ये तो मतलब जमा देती है, बहुत ज्यादा ठंडा रखती है गर्मियों में सर्दियों का मजा देती है। हाँ, बहुत 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 बिल्कुल। अगर आपका थोड़ा सा मौसम दिल्ली में जैसे क्लाउडी हो गया और आपने AC चला रखा है, आपको ठंड की फीलिंग आएगी। तो 7 बंदे बिठाने के बाद पीछे बूट मतलब स्पेस बचा था, डिग्गी में स्पेस था? डिक्की में स्पेस इसमें नहीं है, ठीक है, उसमें आप सिर्फ अपने लैपटॉप बैग्स वगैरह रख सकते हो, कोई बड़ा बैग नहीं रख सकते। और अगर आपको इसको स्पेस के साथ यूज करना है, लास्ट रो तो आपको फोल्ड करनी ही पड़ेगी, उसको फोल्ड करके। अब इसमें फ्रेम पे आते हैं, लेदर वाला फ्रेम इसका रहने वाला है, तो ये थोड़ा बदनाम है ये कि भाई बॉडी रोल वगैरह को लेके फील होता है? इतना नहीं होता, मतलब देखो बच्चे तो मेरे एंजॉय करते हैं बॉडी रोल को, वो तो मुझे कहते हैं कि हाईवे पे आप ऐसे ऐसे करके दिखाओ, उनको तो मजा आता है। जैसे आप हाईवे पे जाते हो, आपको जैसे यहाँ से जाना है शिमला मसूरी, तो आपका देखो सीधा सीधा हाईवे रहता है। आप उसको ये तो है नहीं ना कि हर 4 कदम पे आपको राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, आप सीधी सीधी गाड़ी चलाओ आपको। और थोड़ा बहुत टर्न्स आते हैं, शार्प टर्न्स, मजा भी आ जाता है, उसमें मजा भी आता है। तो हरप्रीत जी, अब ना जो व्यूअर्स अभी तक जो रुके हुए हैं वो जानना चाह रहे हैं इसके मेजर प्रोज एंड कॉन्स, तो कौन से शुरू करते हैं? अभी तक कॉन्स क्या लगे आपको? कॉन्स इसमें वो नेगेटिव ना, तो कौन सी इसमें ना, देखो इसमें ना आप, एक गाड़ी कैसी है जिसमें आपको ढूंढ ढूंढ कर निकालने पड़ते हैं। मुझे तो प्यार है इससे। मुझे प्यार में बायस नहीं हूँ, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि मैं बता सकूं। देखो जो आपकी नीड पूरी कर रही है, आप इसके बारे में, हाँ ये है कि इसमें थोड़ा सा पीछे जो इसकी लास्ट स्पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसे XUV 700 में थोड़ी ज्यादा है, वो होती तो कम से कम 1-2 बैग हम ढंग से रख सकते थे इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अगर वो दे देते ना वेंटिलेटेड सीट्स, तो मजा आता। ADAS दे देते तो मजा ही आ जाता, फिर ADAS होता तो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती। फिर प्रोज तो आपने दुनिया भर के बताई दी। अच्छा हरप्रीत जी, एक चीज और पूछनी थी यार, इतना ज्यादा इसका वेटिंग पीरियड चल रहा है 6-7 महीने का, मतलब जब से लॉन्च हुई है, तो आपको कैसे मिल गई है? मुझे ऐसे मिल गई, मैं बताता हूँ। जब ये मैंने गाड़ी बुक करने जा रहा था, मैंने 21 को इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी फरवरी में, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम लोग बुक कर लेते हैं, मेरी वाइफ और मेरा कलर्स के ऊपर ही हमारा इस पे वो चल रहा था आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसके में सारे कलर्स आपको मन करता है लेने का। हम एक दिन रुक गए कलर्स की वजह से, तो कलर्स को लेके हमारा था, तो हम इसलिए रुक गए। तो अब क्या हुआ कि हमें 22-23 को जाना था बुकिंग कराने के लिए, तो 22 को मैंने कहा एक बार मैं नेट पे चेक कर लेता हूँ प्राइस का, क्योंकि ना मैं खबर ये सुन रहा था कि इसके प्राइस 25,000 बढ़ रहे हैं, तो आपको हर 15 दिन में, उस चक्कर में मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 21.5 लाख एक रेट लिखा आ रहा है। मैंने कहा ये क्या है, Z8S आ रहा है उसमें, मैंने कहा ये क्या है। मैंने ब्रोशर डाउनलोड किया इसका, और ब्रोशर में जब देखा, मैंने कहा यार इसमें Z8 के सारे वो फीचर्स हैं जो मुझे अलग से मार्केट में लगवाने पड़ते थे। तो मैंने कहा कि ये जो डील है ना, मतलब आपको इससे अच्छी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी मिल ही नहीं सकती। तो मैंने, और फिर उसमें एक चीज और देखी मैंने, जो इसमें मिडनाइट ब्लैक कलर है, मैंने कहा देखो कलर की हमारा दोनों ही इसमें सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, ब्लैक भी मिल गया, फीचर मिल गया, और कलर जो इतनी सारी कंफ्यूजन हो रही, चलो नया कलर ट्राई करो। नहीं तो यार ये आप ब्लैक कह रहे हैं, ये तो पूरी ब्लू दिख रही है। आपको ब्लू अभी दिख रही है क्योंकि आप धूप में खड़े हो, इसको आप जरा सा शेडी में देखोगे ना, हाँ शेडी में आप देखो, रात को आपको आप ब्लू बोल ही नहीं सकते, इसको ब्लैक ही बोलोगे। तो ये आप कह लो टार्ज़न द वंडर कार है, रात में कुछ और है, दिन में कुछ और है। ये XUV 700 वाला ही कलर है, लेकिन ये इस पे सूट करता है पूरे तरीके से। तो यार एक बार हम भी इस कार के अंदर चलते हैं और एक अपना छोटा सा ओनरशिप रिव्यू, कहते हैं भाई ड्राइविंग रिव्यू, वो शेयर करते हैं आप। तो भाई अभी हम आए स्कॉर्पियो Z8 स्लेट के अंदर, तो भाई ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। सबसे पहले भाई इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करते हैं, तो यार मतलब जगह जगह पे सॉफ्ट टच दे रखा है, और जो ये डुअल कलर का यूज कर रखा है सर, मतलब काफी एयरी फील होता है। तो आपको कैसा लगता है इसका इंटीरियर?
देखो इंटीरियर तो इसका ना ऐसा है जैसे कोई बिजनेस क्लास होता है ना, आपको बैठते ही फील आ जाएगा कि आप बिजनेस क्लास में हो, कोई ऑर्डिनरी गाड़ी में नहीं हो। मतलब बहुत ही लग्जरी टच है। और फैमिली को अगर आप घुमाते हो इसमें ना, तो एक प्राइम फीलिंग आती है, कि प्रीमियम फीलिंग आती है, कि चलो मतलब एक अच्छा लगता है घूमने और ऐसा में। भी कुछ जैसे उबड़ खाबड़, जैसे कि काफी गाड़ियां इसमें ऐसे पूरा ऊपर की तरफ स्क्रीन दे रखी है, नहीं नहीं कनेक्टिव नहीं वगैरह। नहीं, मतलब इसमें ये दे रखा है कि भाई जहाँ पे इंफोटेनमेंट होना चाहिए वहाँ इंफोटेनमेंट है, जहाँ ओडोमीटर होना चाहिए वहाँ ओडोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जाएगा एक सटल ना क्लासिक वे में दे रखा है इसका काफी। राइट राइट राइट। तो वैसे अभी तक आपको इसका इंटीरियर कैसा लग रहा है? मतलब लाइक प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह, या फिर ना महिंद्रा और जो मारुति कार्स है उनके लाइक एक चीज रहती है कि ना थोड़े प्लास्टिक में क्वालिटी में थोड़ा डाउन रहता है, और ना एक आवाज आने लग जाती है रटल नॉइज वगैरह। राइट राइट राइट। नहीं, इसमें बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है ना। अब देखो जैसे आप स्कॉर्पियो, जैसे आप ब्रोशर में भी देखते हो, वो रिच कॉफी ब्लैक ही दिखाते हैं। Yes. तो वो टॉप मॉडल्स में ही आता है, Z8 वगैरह में ही आता है, उससे नीचे में नहीं आता। तो जब हम एक्चुअल लेने जाते हैं और हमारा बजट कम होता है, तो तब हम देखते हैं कि यार ये तो सारा प्लास्टिक बॉडी है, पूरा मतलब हार्ड टॉप है, हार्ड वाला है। तो तब ना वो देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, यार फिर तो महंगी ही लेनी पड़ेगी। Yes. तो फिर ये सेलेक्ट में जो है ये इन्होंने देना शुरू कर दिया। और जब आप बैठते हो ना, आप इसका स्टीयरिंग देखो लेदर रैप्ड है, आप इंफोटेनमेंट, ये बीच वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी कलर्ड है। राइट राइट राइट। और ये भी कलर्ड है, तो आपको नेविगेशन यहाँ भी दिखेगा, जीपीएस भी दिख रहा है, नेविगेशन दिख रहा है। तो आपको ओवरऑल देखोगे ना, आपको एक बिजनेस क्लास की एक अच्छी फील आती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हो। हाँ, ये बात आपने सही कही। तो यार ना इसके फीचर्स पे आते हैं जिस तरीके से आपने बताया। तो हरप्रीत जी का अभी तक इसमें फेवरेट फीचर क्या है, और ऐसा कौन सा फीचर हरप्रीत जी को लगता है कि यार ये है ना लैग कर रहा है, फिर इसकी कमी है? देखो अगर उसमें जाओगे एस्थेटिक्स में तो मुझे इस अंदर का जो इंटीरियर है, सीट्स हैं, ये बहुत रॉयल और प्रीमियम लुक देता है। फीचर वाइज देखोगे तो एक तो इसमें देखो ऑटोमेटिक है और ये क्रूज कंट्रोल है। ये दोनों को कंबाइन कर दो ना, तो गाड़ी आपकी अपने आप ही चलती है, आपको ज्यादा कुछ एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता। और एफर्टलेस ड्राइविंग है इसकी। पिकअप बहुत जबरदस्त है। अगर फंक्शनल में देखेंगे इसकी तो इंजन जो है 2 लीटर का है। 2 लीटर का इंजन बड़ी गाड़ी में मस्ट है, क्योंकि इससे नीचे आप गाड़ी ले लोगे ना, जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी है अगर बोलते तो हैं, सांस लेगी तो वो आपका उसका दम घुट जाएगा। ये भरी बैठी रहती है गाड़ी पावर से। मतलब इसको ना आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जो बंदा फर्स्ट टाइम चलाएगा ना, जो छोटी कार से जैसे आपका वैगनआर वगैरह या स्विफ्ट से अगर इसमें अपग्रेड करेगा, सबसे पहला उसका जो इसका इंप्रेशन आएगा कि इस गाड़ी को चलाने से ज्यादा ब्रेक मारनी पड़ती है। अच्छा। मतलब अगर आप जैसे स्लो स्पीड पे क्रॉल कर रहे हो, ट्रैफिक जाम में जा रहे हो, तो गाड़ी तो अपने आप चलेगी, लेकिन आपको ज्यादा ब्रेक मारनी पड़ेगी इसमें। और अगर आपने एक्सीलेटर दबा दिया, तब तो ये सीधा रॉकेट बन जाता है एकदम से। तो पॉकेट रॉकेट वाला। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप देखो ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर छोड़ रखा है, हल्का हल्का प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है अपने आप, और ब्रेक ज्यादा मारनी पड़ रही है इसमें, क्योंकि पावर जिससे सर को लग रहा है पावर जनरेशन काफी अच्छा है। और ट्रैफिक जाम वगैरह होता है तब तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि बस आप बस क्रॉल करते रहो, और इतना कंफर्ट, कोई पैर में दर्द नहीं, कुछ नहीं। आप फ्रेशनेस ही फील, हमेशा फ्रेश ही फील करोगे आप। अरे हरप्रीत जी, एक ये क्या लगवा रखा है आपने, डैश कैम है क्या? ये डैश कैम है, ये तो देखो मस्ट है आज की डेट में। देखो पता है क्या है कि जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली भी, मतलब ये एरिया ऐसा है कि रॉन्ग साइड तो सबका बर्थ राइट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आना ही मुझे रॉन्ग साइड पे जाने के बाद तो बहुत बुरी हालत। अरे गाड़ियां आती हैं, कारें आती हैं, यहाँ पे भी अगर हमारा लक हो तो आपको यहाँ भी दिखा दूंगा रॉन्ग साइड से आप ड्राइव करते हो। मतलब इस हाईवे पे भी? हाईवे, अरे यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो चुके हैं मेजर। मतलब मैं तो यहाँ पे एक अभी मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा, यहाँ पे एक बस आ रही थी रॉन्ग साइड से, और वो भी राइट साइड पे, एक्सट्रीम उस पे राइट पे, और हाई स्पीड पे ड्राइव करा था। सामने एक फैमिली आ रही थी, तो उसमें 6 लोग इंस्टेंट मर गए गाड़ी में, ड्राइवर को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इंसिडेंट हुआ था यहाँ का, और ये पता नहीं चलता विजयनगर किसकी है, क्या अरे है, और ये देखो, आप ये है। रोड देखोगे ना, ये कर्व में है। ठीक है, यहाँ पे अब बेसिक अक्ल तो लोगों को है नहीं कि अगर इतने बड़े एक्सप्रेसवे बन गए हैं, ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ से कर्व है, अगर मुझे वहां से कोई मेरी लेन में रॉन्ग साइड से आ रहा होगा, तो मुझे तब दिखेगा जब मेरी विजिबिलिटी उसके सामने आएगी एकदम, जब मैं कर्व ले लूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे अब देखो आप यहाँ पे, आपको नहीं दिखेगा, राइट? तो इसीलिए ना मुझे बहुत स्लो करना पड़ता है यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने डैश कैम लगाया है। मुझे पता है क्या लग रहा है, हरप्रीत जी ना डैश कैम के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। मतलब इतना कुछ इन्होंने गिनवा दिया, इतने फायदे बता दिए। नहीं, इसमें और भी फायदे हैं। देखो पता है क्या, ये डैश कैम आपका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक्सीडेंट के लिए ही लगाना है। इसमें आपकी मैंने जो ये वाला लिया ना स्पेसिफिक मॉडल, इसमें जीपीएस डेटा लॉगर भी है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं प्राइस रेंज आपको बताता हूँ, जैसे 4 से 5 हजार के आपके नॉर्मल आ जाएंगे डैश कैम, जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है और टाइम स्टैम्प उस पे ऊपर प्रिंट होती है। इसमें क्या है, डेटा लॉगर है, तो आपको ट्रैक जहाँ जिस रूट से आप जा रहे हो उसकी पूरी मैपिंग रखता है, लॉग करता है, और इसके साथ ये जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स भी प्रिंट करके देता है इमेज के ऊपर। तो उससे क्या है कि जैसे आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और आपको रियलाइज हुआ यार एक जगह आई थी रास्ते में, आप जब
इसका वीडियो स्क्रॉल करोगे ना, आपको वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा एग्जैक्टली, गूगल मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ की जगह है वो। तो भाई इतने सारे फायदे हरप्रीत जी ने गिनवा दिए। मेरे ख्याल से ना हरप्रीत जी हम्म। हर कंपनी को ना स्टैंडर्ड कर देना चाहिए, चाहे बेस मॉडल ये कोई तो मॉडल हो, देखो, भाई डैश कैम ना डैश कैम मस्त, जरूरी। जैसे कि हमारा जापान वगैरह में, रशिया में खासकर इसको बिल्कुल मैंडेट कर रखा है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वैसे इसको मैंडेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा और ऐसा कौन सा फीचर, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये और होता तो मजा आता, ऐसा कोई जो मिस करते हो? इसमें देखो ऐसा है, एक तो देखो वेंटिलेटेड चीज इसमें मिसिंग है, ओके, वो अगर हो जाती तो अच्छा था। एक अगर एडैस और दे देते ना, लेकिन एडैस दे देते तो फिर कॉस्ट 2-2.5 लाख रुपए कॉस्ट बढ़ जाती इसकी, लेकिन फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती, है ना। फिर वो वेरिएंट ही ZAT हो जाता है। तो क्योंकि ना देखो, जैसे मैं अभी कार चला रहा हूँ ना, मैंने एडैस वाली कार चला रखी है, वो अपने आप एडजस्ट करते रहते हैं स्पीड, तो आपको जो एक्सीलेट, अभी जैसे मैं क्रूज कंट्रोल पे डाल के ब्रेक मारूंगा तो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें फिर वो भी चलता रहता है, तो वो फीचर एक होता तो अच्छा था। सोने पे सुहागा। और एक फीचर और, मतलब देखो इसमें ना, इसमें एक चीज का मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट लालच होते हैं फीचर्स की, मतलब खत्म ही नहीं होती है। कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिसके लिए आप एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके पे करने के लिए आप रेडी हो, ओनर रहता है कि चलो मैं दे दूंगा, लेकिन कंपनी मैन्युफैक्चर ने दिया है। देखो इसमें मैं अगर 4x4 होती ना, ये 4x4 डीजल में ही आती है, और मेरी रिक्वायरमेंट डीजल थी ही नहीं, मेरी रनिंग ही हार्डली 1000 किलोमीटर पर मंथ है, उससे भी कम है, तो मैं डीजल क्यों लूं दिल्ली एनसीआर में, जब मुझे पता चले कि 10 साल के बाद मुझे गाड़ी हटानी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं वो ले ही नहीं सकता था। तो मेरा रिग्रेट ये है कि काश अगर इसमें 4x4 भी आता होता, चाहे 1-2 लाख और एक्स्ट्रा देने पड़ते, तो मैं खुशी खुशी ले लेता मैं। ओके, तो हरप्रीत जी, हम ना इसकी ब्रेकिंग की ही बात करते हैं। चारों डिस्क ब्रेक इसमें आते हैं। अभी तक कितनी आपने हाई स्पीड इसको रेव किया है? देखो हाई स्पीड में नहीं चलाऊंगा इसको। कितना गया है वैसे अभी तक? मैं इसमें हार्डली 100 ही गया हूँ मैं। ओके, और मैं 100 में चलाता ही नहीं। देखो जब तक सुपर हाईवे ना हो ना हमारी कंट्री में, मैं किसी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी व्यूअर को, कि भाई ये सब ना खेल खेल का काम नहीं है। ये यहाँ पे इंडिया की अभी सड़कें जो है ना अभी सुधरी हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को भी इसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता रॉन्ग साइड से कौन है, क्योंकि देखो ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैं इस हाईवे पे जब से बना है कोविड के बाद, मैंने बहुत चलाई है गाड़ी यहाँ पे, और यहाँ रात को दिन हो कोई नहीं पता कब कौन रॉन्ग साइड से आ जाए। और आप सोचोगे कि मैं 100-150 में कर लूँ, गाड़ी कर लेगी, हाईवे भी सही है, लेकिन कौन बीच में आ जाएगा आपको नहीं पता, और उसको बचाने के चक्कर में 4 लोगों औरों को मारोगे आप। तो इसलिए मैं कभी भी मैं अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला 100 से ऊपर, और जहाँ पे रोड लिमिट 120 की लिखी होती है ना, वहाँ पे मैं 100 की ही चलाता हूँ। तो वैसे जैसे कि आप इतने अच्छे ड्राइवर, जैसे आपने बताया कि आप चीजों का ख्याल रखते हो, तो वैसे अभी तक कोई पैनिक ब्रेकिंग या सडन ब्रेकिंग करी है इसके साथ? देखो मैं इतना मार्जिन मेंटेन करके, आप खुद देख लो मैं ड्राइव कैसे कर रहा हूँ। देखो इस तरह से ड्राइव करने में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी रहती है, दूसरा आपके पास रिस्क बहुत कम रहता है। मुझे पता है अगर सामने वाले ने कुछ ब्रेक सडन मार दी तो मेरे पास बहुत मार्जिन है। तो जितना भी अभी ब्रेकिंग है, मतलब नॉर्मली कैसी लगती है? ठीक है, ब्रेकिंग बहुत ज्यादा इसकी मतलब सॉलिड है, एकदम फ्रीज कर देगी गाड़ी को। तो अननेसेसरी ब्रेक भी मार दिया ना आपने, जाम हो जाएगी कार। तो क्योंकि डिस्क ब्रेक्स हैं तो बहुत प्रिसाइज ब्रेकिंग है इसकी, तो आप जिस हिसाब से आप उसको रोकना चाहते हो ना, हल्का या हार्ड, वो आपको करके देगी, बस आपको कमांड देनी है कार को। और ना एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा सनरूफ को लेके, कि ना कुछ लोग ना सनरूफ को बोलते हैं ऐसा गिमिक, क्योंकि इंडिया के लिए नहीं बना सनरूफ, कुछ कहते हैं। तो आपके लिए लाइक स्कॉर्पियो में ना अब जाके सनरूफ वगैरह आने लगी है, पहले नहीं आती थी, कंपनी भी कहती थी कि भाई ये ना इंडिया के बनी नहीं है इंडिया के लिए। तो आपके लिए सनरूफ क्या है? देखो ना ऐसा है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में टेम्परेचर आप देखो, अभी जर्मनी देखो 16 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे उन लोगों को गर्मी लगती है 16 डिग्री में, ठीक है। हमारे लिए क्या है, हम तो 40-45 के बीच में ही रहते हैं दिल्ली एनसीआर में। तो प्रैक्टिकली सनरूफ का कोई फायदा नहीं है, ना पैनोरामिक का फायदा है। तो ये कंपनी वाले बोलते हैं देखो पैनोरामिक रूफ, अरे मतलब एक उन लोगों ने इसको हुआ बना रखा है। जबकि आप जब गाड़ी लोगे 1 लाख रुपए प्रीमियम, आप सिर्फ शोरूम के अंदर ही सनरूफ खोलोगे, आप खोल के दिखा दो इस टाइम, दिल्ली एनसीआर में इस टाइम खोल के दिखा दो। ये वो हमने इसलिए खोल रखे ताकि लाइट, वो तो लाइट के लिए खोल रखी है, लेकिन अभी सूरज जब डायरेक्ट पड़ेगा ना तो दोनों पैसेंजर में से एक जना बोलेगा भाई ये सन आ रहा है, इसको बंद करो, भाई नहीं चाहिए। तो दिल्ली एनसीआर के लिए ये नहीं है। ये यूरोपियन कंट्रीज जो ठंडे देश है ना, उनको धूप चाहिए होती है, तो उनके लिए बनी है। हम लोग इसको सिर्फ रात को खोल सकते हैं, और रात को आप पॉल्यूशन में दिल्ली एनसीआर में इसको खोल के क्या करोगे, मतलब ऊपर को देखेगा तो है नहीं। सिर्फ इसका एक जगह पे फायदा है, जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो तब आप इसको थोड़ा सा एक्चुअल प्रैक्टिकली खोल के चला सकते हो, क्योंकि वहाँ की हवा बहुत फ्रेश होती है। तो हरप्रीत जी भाई, हमने इसको चला के देख लिया, इसके फायदे नुकसान सब जान लिए। अब कोई अगर आपके पास आता है 20-21 लाख रुपए लेके, या फिर आपके कोई फैमिली मैन ही आता है आपके पास, कहता है ये ले भाई हरप्रीत तेरे को बहुत नॉलेज है, तू मेरे लिए बेस्ट चीज लेके आएगा, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा हरप्रीत का? और क्या हरप्रीत भाई 21-22 लाख में ये
लाके देंगे या नहीं देंगे? मैं उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम्हारे पास चॉइस क्या है। ओके, नहीं वो उसको है ही नहीं, उसके पास है ही छोड़ दिया आपने। नहीं, अगर उसने मान लो रिसर्च भी कर ली, उसके पास चॉइस ही नहीं होगी, वो आना उसको इस पे ही है। अच्छा। क्योंकि जब वो गाड़ी देखेगा, देखो उसको दो चीजों में डिसीजन लेना है, उसको कंफर्टेबल ड्राइविंग चाहिए या रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, ये दो पे ही डिसाइड करना है। रफ एंड टफ चाहिए तो ये है, अगर कंफर्टेबल चाहिए तो XUV 700 है, ठीक है। 20-22 लाख में आपको कोई कंपनी नहीं देगी SUV, वो भी इंडिया ब्रांड है इसलिए आपको दे रहा है। यही ब्रांड के ऊपर अगर आप टोयोटा लगा दोगे, ये 40 लाख की, 30 लाख 35 लाख की बन जाएगी। टोयोटा को एक्सपोज कर रहे हैं सर। तो मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाहर की कंपनी सच्चाई है। तो कोई जीप लगा लो, कोई भी लगा लो, वो तो आप शुक्र करो कि महिंद्रा इंडिया की गाड़ी, अगर इसको किसी ने टेक ओवर कर लिया, फिर आप ये गाड़ी के लिए तरस जाओगे। फिर बोलोगे वो तरस जाओगे आप। अभी 20 लाख का बजट है, तो उसके अंदर वेरिएंट की भी अगर बात करें तो Z8 सेलेक्ट ही है वैल्यू फॉर मनी। Z8 कोई भी नहीं लेगा क्योंकि Z8S आ चुकी है अब। ओके, अच्छा, अब आउट ऑफ 5 स्टार लास्ट में हरप्रीत इसको कितना रेट करना चाहेंगे? ओवरऑल मैं 5 ही करूंगा रेट, क्योंकि मेरी हर नीड को इसने जरूरत से ज्यादा पूरा किया है। और रिकमेंड भी करना चाहेंगे अच्छे से? रिकमेंड तो सबको करना चाहूंगा। आपको मैं खुद कहूंगा, आप जाओ एक बार शोरूम में जाओ, आप सारे वेरिएंट्स देखो। आपका अगर 20 लाख का बजट है, आप इसी पे ही आओगे, 100% बता रहा हूँ। तो यार वीडियो को ना यहीं पे करते हैं खत्म। पर यार वीडियो खत्म करने से पहले जैसे कि हम एक गिफ्ट हर एक ओनर को देते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सर एक बार अनबॉक्स कर दीजिए इसको। तो यार ये एक छोटा सा स्मॉल टोकन ऑफ लव रहने वाला है, जो कि हम हर एक ओनर को देते हैं। तो अगर आप भी अपना एक ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना चाहते हो तो भाई हमें कॉन्टैक्ट करो, मेल करो हमें। बाकी सर थैंक यू इस चैनल पे आने के लिए। और सर का भी चैनल है भाई, उसका लिंक आ जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनको रीच आउट करो, सब्सक्राइब करो, पूछो इनसे जितने क्वेश्चन पूछे, क्या पता मैंने कोई क्वेश्चन ना पूछा। तो थैंक यू हरप्रीत जी हमारे चैनल पे आने के लिए। भाई इतना डिटेल में ना Z8 सेलेक्ट का आपको ओनरशिप रिव्यू कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई इसी के साथ करते हैं खत्म इस वीडियो को। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और करो वीडियो को लाइक और फैला दो इनको भाई, जो भी स्कॉर्पियो लेने की सोच रहे हैं।